एक हाई स्कूल के बाहर कुछ लोग जादुई सर्कल की तैयारी कर रहे थे। जिहाई फर्स्ट अकादमी में 100 से ज्यादा बड़े बच्चे क्लास ट्रांसफर के लिए तैयार बैठे थे। प्रिंसिपल लू यून उनसे बात कर रहे थे। लू यून जरा कम बोलने वाले थे। वो चाहते थे कि हर बच्चा उस सुक्युआन सिंह की तरह ऊंचाइयां पाए जो हाई स्कूल से ट्रांसफर होकर एक मशहूर डाइवाइन होली मेज बना था। वो अब एससी लेवल पर एक बड़ा आदमी था। लिन नाम का एक छात्र उस लगभग तैयार जादुई सर्कल को देख रहा था। उसकी आंखों से उसकी उत्सुकता नजर आ रही थी। वो इस दुनिया में कई सालों से रह रहा था, तो इसकी हकीकत समझता था। ये गेम जैसी चीजों से मिली हुई दुनिया थी। हाई स्कूल के आखिरी साल में लोग क्लास ट्रांसफर करते थे, डंजन्स साफ करते थे, अजीबोगरीब जगहों की खोज करते थे, लड़ाइयों में हिस्सा लेते थे, जंगली जानवरों को मारते थे। ये सब एक्सपीरियंस पॉइंट्स देता था, जिससे लेवल बढ़ता था, स्किल्स सीखते थे और मजबूत होते थे। क्लास ट्रांसफर की सक्सेस रेट 100% हो गई थी। फर्क सिर्फ प्रोफेशन की क्वालिटी में था। लड़ने वाले प्रोफेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर थे। यहां पिछले 10 साल में किसी को भी लेजेंडरी लेवल का प्रोफेशन नहीं मिला था। जब वो जादुई सर्कल पूरा हुआ, लिन बाकी लोगों के साथ उसमें कदम रखा। वो सोच रहा था कि उसे कौन सा प्रोफेशन मिलेगा। कोई भी इसका 100% अंदाजा नहीं लगा सकता था। अचानक गांव यांग नाम का एक लड़का मुस्कुराते हुए उसके पास आया और पूछने लगा कि वो कौन सा प्रोफेशन लेना चाहता है। लिन ने सिर हिला दिया और कुछ नहीं बोला। गांव यांग बोला, यार बताना, मुझे तो नाइट बनना है। सोच मेरी लंबाई और ताकत के हिसाब से नाइट बनने पर कितना शानदार लगूंगा, औरतों की भी रक्षा कर पाऊंगा। लिन को अच्छे नंबर आने के बावजूद ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं था। उसके कम दोस्त थे। लोगों को लगता था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। वो थोड़ी बात करके चले जाता। उनमें से कियों की आवाज में ईर्ष्या झलकती थी। सबको लगता था कि अच्छे नंबरों से लिन बहुत अकेला और घमंडी हो गया है। गांव यांग मुस्कुराकर बोला, लिन को सच में बस बातें करना पसंद नहीं है। लेकिन किसी ने भी ये बात मानी नहीं। फिर भी लिन को और कुछ समझाने की जरूरत नहीं लगी। जब वो लोग उस जादुई सर्कल के सामने पहुंचे तो प्रिंसिपल लू एक बूढ़े आदमी के पास जाकर बोले, मास्टर झांग, आज मदद के लिए शुक्रिया। मास्टर झांग एक अच्छे इंसान की तरह लग रहे थे। सबको उनकी जानकारी दिखाई दे रही थी। झांग कियांग, लेवल या स्तर 52 के फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर। लिन हैरान था कि वे एक अरे ग्रैंड मास्टर हैं और उनका लेवल 52 है। अरे ग्रैंड मास्टर दुर्लभ सपोर्ट क्लास प्रोफेशन माने जाते थे। इसके अलावा उनके पास बहुत ताकत थी। जल्द ही प्रिंसिपल लू यून ने एक सूची निकाली और छात्रों के नाम पढ़ना शुरू कर दिया। पहला बुलाया गया छात्र था शूदा। उसने जवाब दिया और थोड़ी घबराहट के साथ ट्रांसफर एरे में प्रवेश किया। जैसे ही एरे चमकीली रोशनी के साथ गरजने लगा, शूदा का कक्षा ट्रांसफर संपन्न हुआ। जीवन शैली पेशा किसान। शूदा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह किसान बन जाएगा। फिर भी यह एक ठीक ठाक पेशा था, क्योंकि सभी को खाने की जरूरत थी। एरे से उतरते ही शूदा के करीबी दोस्तों ने उसे सांत्वना दी। दूसरा व्यक्ति जल्दबाजी में एरे में घुस गया। एक चमकीली रोशनी ने पूरी घटना को ढक लिया। जबकि उसका कक्षा ट्रांसफर हुआ, वह एक शेफ या पाक कलाकार बन गया। वह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रसन्न था। तीसरा, चौथा, एक के बाद एक अपने अपने कक्षा ट्रांसफर के लिए आगे बढ़े और अधिकांश लोग जीवन शैली पेशे हासिल कर लिए। मास्टर जांग और प्रिंसिपल लू यंग ने आह भरी। अब तक एक भी दुर्लभ पेशा नहीं दिखा था। ट्रांसफर एरे के निर्माता के रूप में मास्टर झांग कक्षा ट्रांसफर की स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ थे और वह दुर्लभ पेशों की केवल एक कामना के रूप में बात कर रहे थे। लू ने एक और नाम बुलाया, ज्यासुए। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी और रवाना हो गई। ज्यासुए ने लीन की ओर देखा। उसकी आंखों में उकसाने की एक झलक थी। उसे और लीन को हाई स्कूल के दो प्रतिभाशाली छात्रों के रूप में जाना जाता था। हालांकि शैक्षणिक प्रदर्शन के मामले में लीन हमेशा जियासुए को पीछे छोड़ देता था, जो हमेशा दूसरे स्थान पर रहती थी। जियासुए के अंदर हमेशा से हार को लेकर एक गहरी ईर्ष्या थी। वह हार स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। आंखें बंद किए हुए मास्टर झांग ने अचानक उन्हें खोला और जियासुए की ओर देखा। यह लड़की प्रभावशाली है। मास्टर झांग ने पता लगाया कि जियासुए की आध्यात्मिक शक्ति एक औसत व्यक्ति की तुलना में दोगुनी से अधिक थी, जो उसे मैजिशियन बनने की क्षमता का संकेत देती थी। एरे सक्रिय हुआ और एक प्रखर प्रकाश ने पूरी घटना को ढंक लिया। प्रकाश के बीच अचानक दो विशाल आग के गोले उठे, आतिशबाजी की तरह फूटते हुए। लू ने उत्साह से चिल्लाया,
एक असामान्यता, एक दुर्लभ पेशा, एक तत्व जादूगर। असामान्यता के प्रकट होने से एक दुर्लभ पेशे का उदय हुआ। लू का यह उत्साह इस समय भरा पड़ा था। बस कुछ ही पल पहले वह दुर्लभ पेशों का उल्लेख केवल एक आशावादी सोच के रूप में कर रहे थे। प्रिंसिपल लू और मास्टर झांग दोनों ही प्रसन्न थे। जब जियासुए लौटी तो उसके एक समूह के सहपाठी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उसे ढेर सारे सवालों से बौछार करने लगे। ये एक मेन वॉरियर क्लास यानी मुख्य युद्ध वर्ग पेशा था, और इसके अलावा यह एक दुर्लभ वर्ग भी था। लिन ने अपना नाम सुना और अपना पैर उठाया, एरे की ओर बढ़ने लगा। जियासुए ने लिन को देखा। उसकी आंखों में चुनौती की भावना थी। प्रिंसिपल लू ने अपने बगल में खड़े मास्टर झांग की ओर देखा और पूछा, यह बच्चा कैसा है? मास्टर झांग ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, शैक्षणिक प्रदर्शन और क्लास ट्रांसफर यानी कक्षा स्थानांतरण अनिवार्य रूप से सहसंबद्ध नहीं है। आप इसे जानते हैं। लू स्पष्ट रूप से समझते थे, लेकिन फिर भी वे अपनी उम्मीदों से बाहर निकले। एरे सक्रिय हो गया, चमकीली रोशनी में फूट पड़ा। एक बार चमकीला आसमान अचानक अंधेरा हो गया और एक पल में घने बादलों ने आसमान को ढंक लिया। ठंडी हवाएं सभी दिशाओं से चलने लगीं, तापमान गिरने लगा। दिन रात में बदल गया, जैसे कि प्रलय आ गया हो। लू ने आश्चर्य से कहा, यह क्या हो रहा है? मास्टर झांग ने एरे पर अपनी नजर टिकाई और शांति से कहा, एक असामान्यता यानी एनोमली, एक वर्ग स्थानांतरण असामान्यता यानी क्लास ट्रांसफर एनोमली। लू लगभग आश्चर्यचकित हो उठे। इतनी भारी कक्षा स्थानांतरण असामान्यता सुनने में नहीं आई थी। इसके साथ वह उत्तेजित हो गया। इतनी महत्वपूर्ण असामान्यता के साथ एक दुर्लभ पेशा न होना स्वीकार्य नहीं होगा। जियासुए ने अपनी मुट्ठी भिचक्की कर ली। यह असामान्यता उसकी असामान्यता से कहीं अधिक थी। उसने हार मानने की अनिच्छा की भावना महसूस की, लेकिन केवल असामान्यता के आधार पर निर्णय लेते हुए वह इसके महत्व को स्वीकार करने से खुद को रोक नहीं पाई। अचानक एक छात्र ने चिल्लाकर कहा, देखो, अंधेरे बादलों के अंदर कोई हलचल है। सभी लोगों ने ऊपर देखा। अंधेरे बादलों के अंदर बिजली की चमक दिखाई दे रही थी। बिजली के अलावा कुछ और भी लग रहा था। इसके अलावा घने बादलों से एक टकराव की आवाज निकल रही थी, जिससे उनके कानों में असहजता हो रही थी। अंत में एक तीव्र दृष्टि छात्र ने बादलों के भीतर क्या था उसे देख लिया, और वह इतना डर गया कि जमीन पर गिर पड़ा। अंधेरे बादल हड्डियों से भरे पड़े थे। जैसे ही उसके शब्द टूटे, अंधेरे बादलों के अंदर का पूरा दृश्य पूरी तरह से उजागर हो गया। हजारों की संख्या में हड्डियां घने ढंग से खड़ी थीं, और झिलमिलाती लपटें उनकी खोपड़ियों के अंदर की आत्माओं की आग थीं। वे सभी थोड़ा सा झुके, अपने स्वामी को आदर सत्कार देते हुए। आत्माओं की आगों में से एक आकाश से नीचे उतरी और लिन पर आ गिरी। पल भर में एनोमली गायब हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। यूनिक हिडन क्लास, नेक्रोमेंसर, यानी पूरी दुनिया में एक ही ऐसा व्यक्ति। बाकी सब तो तारीफों के पुल बांधने लगे, तो कुछ डरे हुए थे और कुछ ईर्ष्यालु। लिन ने कोई भाव नहीं दिखाया। यह केवल एक दुर्लभ वर्ग यानी यूनिक क्लास ही नहीं था। यह एक छिपा हुआ वर्ग यानी हिडन क्लास था, और यह एक अनूठा छिपा हुआ वर्ग था। इसका मतलब था कि पूरी दुनिया में केवल इस वर्ग का एक ही उदाहरण था। जब तक लिन मर न जाए, इसी वर्ग का दूसरा व्यक्ति कभी नहीं होगा। एक पल के लिए रुको। जैसे ही वह आगे बढ़ा, मास्टर झांग ने उसे बुलाया। लिन मुड़ा और मास्टर झांग को सलामी दी। यह पहली बार था जब मास्टर झांग ऐसे वर्ग से मिले थे, और वह चाहते थे कि लिन अपने कौशल का प्रदर्शन करे। अपनी विशेषताओं की जांच करने के बाद लिन को पता चला कि मूल विशेषताओं और स्तर के अलावा उसके पास दो कौशल थे। पहला कौशल समन स्केलेटन वॉरियर था, जिसमें ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी से लेकर डिवाइन तक के 7 स्तर थे। वर्तमान में वह केवल एक ब्लैक आयरन कंकाल बुला सकता था। दूसरा कौशल सोल फ्लेम था, जो उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति और स्तर पर निर्भर करते हुए अपने लक्ष्यों की आत्माओं को जलाने की अनुमति देता था। जानते हुए कि सोल फ्लेम कौशल का प्रदर्शन करना उचित नहीं होगा, लिन ने स्केलेटन वॉरियर को बुलाने का विकल्प चुना। कौशल सक्रिय करते हुए लिन के बगल में एक काला क्लाउड प्रकट हुआ। फिर आत्मा की आग के बीच एक कंकाल योद्धा उभरकर सामने आया। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत 20 अंक से घटकर 10 अंक हो गई, आधी खपत करते हुए। ब्लैक आयरन स्तर का कंकाल योद्धा अपने पूरे शरीर पर कई दरारों के साथ भूरी हड्डियों वाला था। जिस तलवार को वह पकड़े हुए था,
वह भी घिसी पिटी और पुरानी लग रही थी, गोदाम के कबाड़ के ढेर से बचाई हुई प्रतीत होती थी। कंकाल लड़ाकू की सभी श्रेणियों में 15 के बराबर विशेषताएं थीं, जिसमें कोई अतिरिक्त कौशल नहीं था। इसकी समान रूप से वितरित विशेषताएं इसे किसी विशिष्ट शक्ति या कमजोरी से वंचित कर देती हैं। उसके पास केवल प्राथमिक हमला क्षमता थी और कोई विशिष्ट कौशल नहीं था। कंकाल लड़ाकू के प्रकट होने पर छात्र हैरान थे और सहज रूप से पीछे हट गए, भयावह चीजों के प्रति लोगों के आम डर को प्रदर्शित करते हुए। मास्टर झांग का हल्का स्पर्श कंकाल लड़ाकू से संपर्क करते ही उनकी उंगलियों से धीमी रोशनी निकलने लगी। तुरंत प्राणी की आंखें लाल हो गईं और उसकी आत्मा की लपटें तीव्रता से झिलमिलाईं। लिन ने देखा कि सिस्टम ने कंकाल लड़ाकू को निशाना बनाए जाने की पहचान की और एक प्रति हमले के लिए एक विकल्प का सुझाव दिया। 10 सेकंड की निर्णय अवधि का सामना करते हुए लीन ने त्वरित रूप से जानकारी को याद किया और तुरंत कंकाल लड़ाकू को अचल बने रहने का आदेश दिया। मास्टर झांग को तो घोर अचंभा हुआ। वो तो 62 लेवल के थे और लिन तो महज 1 लेवल पर था। उनकी बुलाई हुई क्रिचर का उनके प्रति वैमनस्य देखकर तो वो हक्के बक्के रह गए। मगर मास्टर झांग को लिन के भविष्य के प्रति बहुत उम्मीदें थीं और उन्होंने उसे मेहनत के लिए प्रोत्साहित किया। वापसी पर कंकाल लड़ाकू लिन के पीछे पीछे चल रहा था, अपनी हड्डियों की आवाज करते हुए और ठंडी हवाओं के साथ, जिससे उसका डरावना स्वरूप और बढ़ गया। लौटते समय कई सहपाठियों ने अंदरूनी तौर पर उससे दूरी बना ली। केवल गांवयांग उसके पास आया। उसने कंकाल योद्धा को छूने की इच्छा जाहिर की और लिन ने मंजूरी दे दी। गांवयांग ने हिम्मत जुटाई और कंकाल योद्धा को छूने का प्रयास किया। उसमें स्टील प्लेट के जैसा स्पर्श था और बर्फीला सा महसूस हुआ। फिर जल्द ही गांवयांग की भी क्लास ट्रांजिशन की बारी आई। लिन ने कंकाल योद्धा को देखा और मन ही मन रिकॉल कहा। एक बार फिर उसके सामने वॉर्टेक्स उभरा और कंकाल योद्धा अंदर चला गया, दृष्टि से ओझल हो गया। लिन को पता चला कि उसकी समनिंग स्पेस की क्षमता 10 में से 1 हो गई है। उसने समनिंग स्पेस का विवरण ध्यान से पढ़ा कि यह समन की हुई क्रिचर्स के लिए स्टोरेज क्षेत्र की तरह काम करता है। कोई भी अनयूज्ड समन्ड क्रिचर इस स्पेस में रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर बुलाया जा सकता है। इस स्पेस से समन की हुई क्रिचर्स को बुलाने में स्पिरिचुअल पावर की जरूरत नहीं होती। क्लास ट्रांजिशन पर विचार करते हुए लिन को प्रक्रिया के दौरान अनुभव किया गया दृश्य याद आया, बाकी सबसे बिल्कुल अलग दृश्य। उसने एक विशाल ड्रैगन को देखा जो आसमान में उड़ रहा था और कभी कभी पीड़ादायक चीखें लगा रहा था। अचानक वह नीचे आया और जमीन पर तेजी से फड़फड़ाने लगा। लिन ने हजारों कंकाल योद्धाओं को उस ड्रैगन के शरीर पर चढ़े देखा, जो अपनी तलवारों से लगातार वार कर रहे थे और ड्रैगन को गंभीर घाव पहुंचा रहे थे। ड्रैगन के प्रतिकार के प्रयासों के बावजूद वह हमला निरंतर और व्यर्थ साबित हुआ। तभी ट्रांजिशन फॉर्मेशन में चमकीली रोशनी फैल गई। गांव यांग का क्लास ट्रांजिशन पूरा हुआ। एडवांस्ड मीली क्लास, सोर्ड एंड शील्ड नाइट। ठीक वैसा जैसा वो चाहता था। गांव यांग खुशी से भरा वापस दौड़ा आया। लिन ने भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप दिया। गांव यांग ने हंसते हुए लिन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अब हम डंजन्स में साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। रुको, फिर मैं वो लाइन याद करता हूं। वो सोचने लगा और बोला, कोई मुझे मारना चाहे तो पहले तेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। लीन तो मूक दर्शक बन गया। वो इस लड़के को और सहन नहीं कर सकता था और आखिरकार बोल पड़ा, तुमने उल्टा कह दिया। गांव यांग हंसने लगा। उसने कहा, तुम आखिरकार बोल ही दिए। मैंने जानबूझकर उल्टा कहा था, तुम्हें नहीं पता चला। लिन ने गांव यांग की ओर टेढ़ी नजर से देखा। आखिरकार सभी छात्रों की क्लास ट्रांजिशन हो गई। प्रिंसिपल लू ने फिर सबकी बधाई दी और बताया कि कल से न्यूबी डंजन खुल जाएगा। वो डंजन जहां की मॉन्स्टर्स का लेवल 1 से 8 के बीच का होता है, संख्या कम होती है और डिफिकल्टी भी काफी कम। जियासुए ने लिन को रोका और कहा, वो उससे चैलेंज करना चाहती है कि फाइनल एग्जाम में देखें कौन बेहतर परफॉर्म करेगा। लिन ने उसे हैरान नजरों से देखा और सिर हिलाकर आगे निकल गया। जियासुए ने लिन की चुप्पी को उसकी चैलेंज स्वीकार करने का संकेत समझ लिया। लिन घर वापस आया तो पाया कि घर खाली है। उसने एक फ्रेम उठाकर देखा। घर के सामान बहुत कम थे, कुछ फर्नीचर ही था। एक फोटो प्रमुख रूप से सजा हुआ था। उस फोटो में लिन, उसकी युवा और सुंदर बहन और सफेद बालों वाली उसकी दादी थीं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर लुयून खड़े थे, जिनके हाथ में एक पैकेज था। उन्होंने लिन की रोजमर्रा की जरूरत की कुछ चीजें लाई थीं। लिन ने खाना स्वीकार किया
और प्रिंसिपल लू का धन्यवाद किया। पिछले 1 साल से लुयोन हर कुछ दिनों में ऐसा कर रहे थे। ये वो वादा था जो उन्होंने पिछले साल लिन की बहन से किया था। प्रिंसिपल लू को अलविदा कहने के बाद लिन ने अपने नए क्लास पर प्रयोग करना शुरू किया। उसने अपना स्टैट विंडो खोला और अपनी 2 स्किल्स की जांच की। अचानक सिस्टम के अंदर एक अचानक अनॉमली हुई। सिस्टम ने लिन को नेक्रोमेंसर के रूप में जागृत होने का पता लगाया और सबसे शक्तिशाली प्रतिभा के साथ बांधने की प्रक्रिया शुरू की। परिणाम स्वरूप लिन को एक नई प्रतिभा मिली, एक व्यापक संवर्धन जिसने उसके सभी कौशलों के प्रभाव को 5 गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा उसे डैमेज ट्रांसफर नामक एक पैसिव स्किल मिली जो उसे अपने समन की गई क्रीचर्स पर सभी नुकसान को रीडायरेक्ट करने की अनुमति देती है। ये दोनों स्किल्स ओवरपावर्ड मानी जा सकती हैं। इस प्रतिभा की ताकत इतनी मजबूत है कि शब्दों में व्यक्त करना लिन के लिए चुनौतीपूर्ण है। लिन ने अपना स्किल सक्रिय किया और एक ब्लैक आयरन लेवल का कंकाल यानी स्केलेटन बुलाया। उसके सामने एक वोर्टेक्स उभरा। पहली नजर में यह ब्लैक आयरन लेवल का कंकाल उसी जैसा लगता है जैसा उसने दोपहर में पहले बुलाया था। इसका बाहरी रूप खास तौर पर बदला नहीं है, कचरे के ढेर से बचाए गए जैसा ही है। हालांकि इसकी विशेषताओं में भारी रूपांतरण हुआ है। शुरुआती मान 15 से बढ़कर 75 हो गया। लिन खुद भी इस बदलाव से हैरान था। उसने अपने कौशलों और नई प्रतिभा का परीक्षण करना शुरू कर दिया। न केवल उसके कंकाल योद्धा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे, बल्कि वो अब उन पर होने वाले किसी भी नुकसान को भी अपने आप पर ले आ सकता था। लिन समझ गया कि उसे अब एक बेहतरीन नेक्रोमेंसर बनने का रास्ता मिल गया है। अगला दिन जल्दी आ गया और लिन न्यूबी डंजन के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। उसके अकादमी के साथियों के अलावा जिन छात्रों ने शिहाई सिटी से क्लास ट्रांसफर किया था, वे भी इस जगह पर आते थे। सभी को पता था कि टीम बनाना अनुभव का बराबर वितरण सुनिश्चित करता है। विशेष रूप से स्तर 10 से कम डंजन के लिए सलाह दी जाती है। प्रिंसिपल लू ने समीप आकर उल्लेख किया कि शियाशु और लिन को छोड़कर सभी मुख्य लड़ाकू क्लासों को डंजन के लिए सपोर्ट भूमिकाओं की आवश्यकता थी। जब इस अपवाद के बारे में पूछा गया तो लू ने समझाया कि शियाशु शियाजिंग अकादमी की तैयारी कर रही थी, पर लिन को सपोर्ट की जरूरत पूछी जा सकती है। कई सपोर्ट प्लेयर्स, ज्यादातर लड़कियां, इससे असहमत थे। वे लिन के हड्डी के योद्धाओं यानी स्केलेटन वॉरियर से डरते थे और उसके साथ टीम बनाने से टालमटोल कर रहे थे। लिन ने शियाजिंग अकादमी में आवेदन करने की अपनी इच्छा को स्पष्ट रूप से बताते हुए टीम बनाने में कोई रुचि नहीं दिखाई। प्रिंसिपल लू को इस खुलासे से हैरानी हुई, क्योंकि शियाजिंग अकादमी में प्रवेश के लिए कम से कम 12 का स्तर आवश्यक था, जिसे प्राप्त करने के लिए लिन के पास उसके वर्तमान स्तर से सिर्फ 1 सप्ताह का समय था। एक बहुत मेहनत वाला काम। लिन ने आत्मविश्वास से भरकर कोई बहुत समस्या नहीं बनाते हुए डंजन में प्रवेश किया। शियाशु ने लिन को चुनौती दी कि वे यह प्रतिस्पर्धा करेंगे कि कौन जल्दी स्तर ऊपर उठ सकता है। लिन ने न तो सहमति दी और न ही अस्वीकार किया, गैर प्रतिबद्ध रहा। शियाशु ने नाक सिकोड़ी और सिर पीछे किया, अपनी पतली और सुंदर गर्दन दिखाई। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं इसे हां मान लूंगी, उसने घोषणा की। लिन ने 4 हड्डी के योद्धाओं को बुलाया और उन्हें दिशा दी कि वे दुश्मनों को ढूंढकर मार दें। चारों हड्डी के योद्धा अलग अलग दिशा में दौड़ पड़े। कमजोर दुश्मन जल्दी मारे गए और नोटिफिकेशंस आते रहे, क्योंकि हड्डी के योद्धा लगातार बड़े कान वाले खरगोशों को ढूंढते और मारते रहे। आधे घंटे से भी कम समय में लिन लेवल 2 तक पहुंच गया। उसने और भी ब्लैक आयन ग्रेड हड्डी के योद्धाओं को बुलाया और देखा कि उनकी गतिविधियों से एक नक्शा बना। कुछ छूटे हुए दुश्मनों को देखकर उसने अपने स्किल सोल फ्लेम का प्रयोग करके तुरंत लेवल 2 के दुश्मनों को हरा दिया। लिन लेवल 3 तक पहुंच गया और उसने और योद्धा बुलाए, यहां तक कि लेवल 5 के दुश्मन भी आसानी से हार गए। उसे अपनी उंगली उठाने की जरूरत नहीं थी, बस लेवल 4 तक जल्दी से लेवल अप करने का इंतजार कर रहा था। बाहर प्रिंसिपल लू और शियाओशू के पिता दी बिगिनर्स डंजन में सूचन सिंह और लिन मोहान 2 पुराने स्टूडेंट के लेवल 5 तक पहुंचने पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें पता था 12 घंटों के बाद प्लेयर्स बाहर निकलते हैं, इसीलिए ऊंचे लेवल हासिल करना मुश्किल होता है। शिया डोंग यांग को जानकर बहुत हैरानी हुई कि लिन नेक्रोमांसर के रूप में जागृत हुआ था। डंजन में 7 घंटे बाद भी लिन को 8वें स्तर का कोई दुश्मन नहीं मिला था। उसके हड्डी के 500 मीटर के दायरे में गश्त करते रहे और किसी भी दुश्मन को तुरंत खत्म कर देते। इलाका बदलकर जंगल बन गया। एक पेड़ की डाली ने लिन को मारा,
लेकिन वह नुकसान उसके बुलाए हुए प्राणियों में ट्रांसफर हो गया, उसके पैसिव स्किल की वजह से। एक विशाल लेवल 8 का पेड़ खड़ा था, जिसे उसके योद्धा एकदम से नहीं हरा पाए। लिन ने कई पेड़ों पर बार बार हमला करने का आदेश दिया और जल्द ही उन्हें गिरा दिया। डंजन के बाहर आसमान में धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अचानक डंजन के एंट्रेंस से चमकीली रोशनी निकली और सबने एक साथ ऊपर देखा। लीन उस रोशनी से बाहर निकला। प्रिंसिपल लू ने पूछा कि वह कैसे निकल पाया, तो लिन ने धीरे से कहा, मैंने डंजन को हरा दिया। प्रिंसिपल लू हैरान रह गया जब उसे पता चला कि लिन ने मात्र 10 घंटे में ही लेवल 7 तक पहुंच लिया। लीन ने ज्यादा विवरण नहीं दिया, लेकिन वेस्ट सी सिटी के आसपास जाने के लिए आवेदन किया। यह बात प्रिंसिपल लू को इतना हैरान कर गई कि वह कुछ देर के लिए बोल नहीं पाया। लिन को अपना हाथ उसकी आंखों के सामने हिलाकर उसका ध्यान खींचना पड़ा। प्रिंसिपल लू होश में आया और लिन को आराम करने का निर्देश दिया। प्रिंसिपल लू अपने डेस्क पर लौटा और दूसरे प्रिंसिपल्स ने उसकी तरफ जिज्ञासा से देखा। चाय की कुछ घूंट लेने के बाद प्रिंसिपल लू ने बताया कि लिन ने न्यूबी डंजन पूरा कर लिया है। सभी हैरान थे और उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लीन ने ध्यान लगाकर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा की भरपाई करना जारी रखा। अब तक उसने कुल 24 हड्डी के योद्धा बुलाए थे, लेकिन उसके समनिंग स्पेस में अभी भी 70 खाली स्लॉट्स थे। कुछ देर बाद 12 घंटे की समय सीमा समाप्त हो गई और जो छात्र डंजन में गए थे वे एक एक करके बाहर टेलीपोर्ट होने लगे। अधिकांश के चेहरे पर थकान झलक रही थी, लेकिन बहुतों की आंखों में उत्साह भरा था। शियाओशु भी डंजन से बाहर आई और उसने लेवल 5 तक पहुंच लिया था। डंजन से बाहर आने के बाद शियाओशु लिन को नहीं देख पाई। सबसे पहले तो उसने अपनी खूबसूरत आंखों से इधर उधर देखा और अंत में दूर ध्यान अवस्था में बैठे लिन को देख पाई। उसकी आंखें फैल गईं और वह वहीं जम गई, क्योंकि लगा कि उसे शॉक लगा है जब उसे पता चला कि लिन लेवल 7 तक पहुंच गया है। शिया डोंगयांग ने हाथ हिलाकर शियाओशु के साथ गाड़ी में बैठने का कहा। शियाओशु की आंखें लिन की ओर देखती रहीं। शियाओशु के पिता ने उसकी प्रतिक्रिया देखी और समझ गए कि वह क्या सोच रही है। शियाओशु का मन अटल था। उसके पिता ने उसे बताया कि लिन ने 10 घंटे में डंजन को पूरा कर लिया और सभी लेवल 8 के दुश्मनों को हरा दिया। बस में गांव यांग ने लिन को जोर से गले लगाया और पूछा कि वह कैसे लेवल 7 तक पहुंचा और अगली बार उसे लेवल करने में शामिल करने की भीख मांगी। लिन ने उसे आंख मारते हुए कहा, ठीक है, शायद बाद में। अगली सुबह गांव यांग स्कूल के गेट पर लिन को नहीं ढूंढ पाया। फिर उसे पता चला कि लिन शिहाई सिटी के आसपास चला गया है। गांव यांग को समझ में आया कि उसे लिन ने छोड़ दिया है, जिससे उसे समझ आया कि पिछले दिन लिन ने इतनी जल्दी क्यों सहमति दी थी। इंपीरियल एक्सचेंज डिस्ट्रिक्ट पर लिन ने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की। लिन को एक्सचेंज का एक्सेस मिला, हालांकि केवल लेवल 1 की निम्न स्तरीय अनुमति के साथ। उसने बेसिक ट्रेडिंग और गैदरिंग मिशन के साथ उपलब्ध मिशन जांचे और एक ऐसा मिशन मिला जिसमें लेवल 14 के डंजन को क्लियर करना शामिल था। आज के वीडियो में इतना ही। अगला पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।